ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहाँ थे हम लोग? प्राइमेट्स बाकी था कि हो गया था? प्राइमेट्स बायोडाइवर्सिटी में कहाँ पहुँचे थे? प्राइमेट्स में थे। तो प्राइमेट्स तो अब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्राइमेट्स की विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स, बहुत ज़रूरी है। 3 सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी होता है ज्योग्राफी के हिसाब से, ह्यूमन ज्योग्राफी और हिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंसेस। तो बायोलॉजी यानी जनरल साइंस में बायोलॉजी, हिस्ट्री में, और तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। तीनों के लिए प्राइमेट का समझ होना बहुत ज़रूरी है। प्राइमेट्स हमारा ग्रुप है मेमेलिया में, मेमल्स में, हायर मेमल्स, डेवलप्ड मेमल्स, विकसित मेमल्स में आते हैं हम लोग। और प्राइमेट्स में वो सारे एनिमल्स आते हैं जो पूरी तरह से मनुष्य के बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं ह्यूमन के। और इसमें टार्सियर, लीमर से लेकर के ऊपर तक मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड बताया था आपको, जो नया खोजा गया, अमेरिका और वो। और साथ में आते हैं एप्स, सबसे नज़दीकी रिश्तेदार एप्स, ओरांगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन। तो गिब्बन, ओरांगुटान, चिंपैंजी हमारा सबसे नज़दीकी रिश्तेदार है। 98% से ज़्यादा डीएनए हमारा सेम है चिंपैंजी के साथ में। तो एप्स, और एप्स का आपको बताया था पुराने लेक्चर भी, आप जाके देखोगे तो बंदर जो होते हैं मंकी, उनमें टेल होती है और एप्स में टेल नहीं होती। जो एप्स होते हैं उनमें टेल नहीं होती, टेल गायब हो जाती है। तो ये बाइपीडल लोकोमोशन होते हैं। हैंड्स उनके काफ़ी लंबे होते हैं जो ज़मीन को टच करते हुए चलते हैं। नूकल वॉकिंग, ऐसे इसको बोलते हैं नूकल, ये नूकल है। तो इसके सहारे चलते हैं, नूकल के सहारे, और खड़े रहते हैं और नीचे हाथ करते हैं तो ज़मीन को टच हो जाते हैं। इसका मतलब हाथ पैर से भी लंबे होते हैं, इनके हाथ ज़्यादा लंबे होते हैं, पैर से भी ज़्यादा लंबे। तो इसको बोलते हैं नूकल वॉकिंग। क्वाड्रूपीडल थोड़ा थोड़ा है, लेकिन बाइपीडल होने की कोशिश हुई है। तो पूरी तरह से बाइपीडल लोकोमोशन नहीं है, लेकिन बाइपीडल लोकोमोशन ह्यूमन में है। ह्यूमन की सबसे बड़ी विशेषताएं 5 है जो हमें मानव बनाती है, इंसान बनाती है, और सोसाइटी बनाती है, और कल्चर बनाती है। 2 चीज़ें विकसित हुई है हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर। तो हम एक कल्चर भी बनाते हैं, हम सोसाइटी भी बनाते हैं। तो सोसाइटी जो हम बना पाए वो तो सोशल बिहेवियर, कई बार सोसाइटी तो चिंपैंजी की भी है, हाथियों की भी होती है। तो सोसाइटी तो थोड़ी बहुत उनमें भी है, लेकिन कल्चर नहीं है। तो एक तो एकदम सीधा खड़ा होना, हम एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं, 2 पैरों पे खड़े हो जाते हैं। तो ये बैलेंस करना बहुत बहुत बड़ी बात है, 2 पैरों पे बैलेंस। क्योंकि शरीर बहुत भारी भरकम है, बहुत बड़ा है, वजन बहुत ज़्यादा है। पैरों का वजन बहुत कम है, पैरों की साइज़ भी बहुत कम है। नीचे से पैर बहुत पतले होते हैं और पैर बहुत छोटे भी हैं। कई लोगों के तो पैर आप देखोगे बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं हैं, फिर भी चलते हैं, दौड़ते हैं, सब करते हैं, जबकि पैर बहुत छोटे हैं। और कई बार उनकी बॉडी, जिसके पैर बड़े हैं, हो सकता है उसका शरीर ऊपर से बहुत छोटा हो, लेकिन किसी किसी की बॉडी उससे 2 गुना 3 गुना होती है और पैर उससे आधे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दौड़ रहा होता है, गिरता नहीं है। इसका मतलब पैरों में कुछ तो कमाल है। इतने छोटे से पैरों पे इतना बड़ा शरीर खड़ा रहता है, वो भी सीधा।
तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये इवोल्यूशन की ऐसी चीज़ है जिसने बहुत बड़ी क्रांति की है। हम दूसरे एनिमल से सबसे अलग हो गए और सबसे आगे निकल गए। सारे एनिमल से आगे निकलने के लिए हमारा सीधा खड़े होना बहुत बड़ा कारण है, और फिर आंखें दोनों सामने होना और दोनों से एक ही दिखाई देना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण। गाय में, डॉग में, लॉयन में, टाइगर, चीता, इन सबको दो चीज़ें दिखती है, इधर से अलग दिखता है, इधर से अलग दिखता है, साइड में होती, साइड में आंखें होती, दोनों से दो दो विजन आते हैं। हम दोनों आंखों से एक ही चीज़ देख पाते हैं, इस आंख से अलग और एक आंख से अलग नहीं देख पाते, दोनों से एक ही चीज़ देख पाते। हम कोशिश भी करेंगे उधर देखने का तो दोनों आंखें उधर जाएगी। स्टीरियोस्कोपिक विजन इसको बोलते हैं, त्रिविमीय दृष्टि। ये कमाल की चीज़, ये ह्यूमन मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वो बायोलॉजिकल थिंग्स। देखिए, जब हम रामचरितमानस में जाते हैं, भगवान की बात करते हैं, कथा करते हैं, तो उसमें तो हम बोलते ही हैं, बड़े बाग मानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, कि भगवान को भी दुर्लभ है, ईश्वर को भी ये शरीर नहीं मिला है मानव का। और बहुत सारे हमारे ग्रंथ जो है इसकी महिमा गाते हैं, और भगवान भी तरसते हैं इस शरीर के लिए, तभी तो वही शरीर में उतार लेते हैं। सुर दुर्लभ यानी देवताओं को भी दुर्लभ है, और बहुत ही भाग्यशाली है मनुष्य की उसको ये मानव तन मिला है। तो धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, कथा कीर्तन के हिसाब से तो बात आ गई, लेकिन बायोलॉजिकल भी ये बहुत श्रेष्ठ है दूसरे एनिमल से। वो कैसे है ये बता रहा हूँ। इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर फर्स्ट। सेकंड, स्टीरियोस्कोपिक विजन, स्टीरियोस्कोपिक विजन, वेल डेवलप्ड ब्रेन, सुविकसित मस्तिष्क, फ्रंटल लोब, स्पेशली फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब बहुत विकसित है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वेल डेवलप्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये ब्रेन में ही आ जाएगा। यानी कि सोचने समझने और भावनाओं की, इमोशंस की क्षमता बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे एनिमल्स से इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारे केमिकल लोचा भी बहुत होता है। कल आपको केमिकल लोचा ही बताया था। डिमेंशिया, शिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर, ये सारी डिजीज डिप्रेशन वाली डिजीज है। पढ़ने में असर आ जाता है, सोचने समझना, दिन भर मूड ऑफ रहता है अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो। और जब तक अच्छा ना हो जाए, अगर किसी के साथ डिस्प्यूट है, झगड़ा है और हमारा बहुत खास है, तो फिर अब किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, ना खाने में। आदमी बीमार बीमार सा लगेगा, बुखार बुखार सा लगने लगेगा, किसी चीज़ में उत्साह नहीं रहेगा। टेबलेट खा लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, बेकार सा लगता है। और अगर हम फिर से मिल लें उससे, फिर से बात कर लें और समझौता हो जाए, तो उसके बाद 2-4 घंटे में ठीक ठाक हो जाता है सब कुछ। एंडोर्फिन्स, हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं। कल आपको बताया था केमिकल, सारा केमिकल। और वो केमिकल वाली जो चीज़ है वो सारी ब्रेन से है। इमोशंस, तो मनुष्य को मनुष्य बनाती है इमोशंस, हमारी भावनाएं। तभी तो हम सोशल मीडिया पे किसी पोस्ट को पढ़ते हैं, किसी पे रुकते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं देखते। अधिकांश लोग लाइक मारते हैं उस पर, जबकि कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उसमें इंसानियत झलकती है, इमोशंस झलकते हैं, भावनाएं झलकती है। जैसे कोई बतख के चूजे को सड़क पार करा रहा है तो हम रुक करके उसको लाइक करते हैं, ये बड़ा अच्छा काम है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको आप किसी गाड़ी में कुचल न जाएं इस चक्कर में आप उसको सड़क पार करा रहे हैं। ट्रैफिक को आपने दोनों तरफ से रुकवा दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है ना, ये ह्यूमन सेंटिमेंट्स। सो एंडोर्फिन्स होते हैं। कई बार आपको पेन ही महसूस नहीं होने देते, थकान महसूस नहीं होने देते। कई बार इतने उत्साह वाला काम है कि आपका पसंदीदा काम है तो आप थकते ही नहीं हो। और भारी भरकम थकाऊ काम कब लगने लगता है? जब हमको बेकार सा लगता है, जो हमारे पसंद का नहीं है, तो हमको थोड़ी देर में ही थका देता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। एंडोर्फिन्स,
ठीक है ना। तो पेन किलर्स, तमाम प्रकार के पेन किलर्स तभी तो काम आते हैं। तो बहुत सारी दवाइयां काम नहीं आती। फिर अफीम जो होती थी ना, अफीम, मॉर्फिन निकलता है उससे। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, नीमच मंदसौर, वहाँ पर बहुत होती है। काला सोना भी बोलते हैं उसको। पेपेवर सोमनीफेरम, MPPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, पेपेवर सोमनीफेरम, अफीम, मंदसौर नीमच, अल्कोलाइट फैक्ट्री। अल्कलाइट्स बोलते हैं हम लोग, केमिकल्स, स्पेशली ओपियम अपने आप में, पेपेवरिन, जो पेपेवर सोमनीफेरम लिया है उसी से पेपेवरिन निकला है। मॉर्फिन, ये भी प्लांट्स में भी पढ़ेंगे हम जब बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स देखेंगे। तो खास करके जहाँ लड़ाइयाँ होती थी वहाँ अफीम दी जाती थी, हाथ तलवार भी लग जाती थी और उसको अफीम चटा दो तो वो युद्ध लड़ता रहता था। या जो मजदूर होते थे, खास करके खेतों में काम कराया जाता था या खदानों में काम कराया जाता था, माइनिंग में, तो जो मालिक होता था वो अफीम रखता था। अफीम की डिमांड, अफीम के ऊपर वॉर हुए हैं, ओपियम वॉर, बड़ा प्रसिद्ध वॉर है चाइना और इंडिया, अंग्रेजों का, जिसको अफीम युद्ध बोलते हैं। तो चाइना अफीम क्यों रखता था? स्पेशली रॉयल फैमिलीज यूज़ करती थी, जो डिक्टेटर होते थे वो यूज़ करते थे। उनको मालूम है कि यहाँ खेतों में, माइंस में काम कर रहे हैं लोग, ढेरों वर्कर्स हैं, शाम को थक जाएंगे, सबको थोड़ा थोड़ा अफीम खिला दिया जाएगा, यानी कि मॉर्फिन। तो उसके अंदर फिर बॉडी के केमिकल्स तरह तरह के रिलीज होंगे, थकान महसूस नहीं होगी, और उसमें एडिक्शन भी आ जाता है। एडिक्शन आ जाता है तो दूसरे दिन वो शाम को फिर उसको तलब लगेगी, तो दिन भर हो सकता है वो जंगल में भाग जाए। तो मजदूर कभी भागते नहीं थे, सैनिक कभी नहीं भागते थे, क्योंकि शाम को उनको अफीम चाहिए चाटने के लिए। तो वो जिसके पास अफीम होते थे उसी के पास आते थे, तो इससे युद्ध लड़े जाते थे। तो अभी प्लांट बायोडाइवर्सिटी वहाँ तक जाएगी है ना। तो अभी तो हम ह्यूमन प्राइमेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन प्लांट बायोडाइवर्सिटी वहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो वो ओपियम था, और उसका भी यह है कि बॉडी को फील गुड कराना, अच्छी फीलिंग लेके आना। कल जो मैंने लेक्चर लिया था उसी से आगे का, कॉफ़ी पीने के बाद जो आप अच्छा महसूस करते हैं, चाय पीने के बाद जो आप अच्छा महसूस करते हैं, तो स्टिमुलेंट होते हैं और परफॉर्मेंस भी एनहांस करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, किसी भी फील्ड में आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, और रेस्ट भी लगता है आदमी को, थकान भी कम लगती है। तो ये सब साइकोलॉजिकल गेम थे पहले। तो पुराने राजा महाराजा साइकेट्रिस्ट थे, मनोविज्ञान को जानते थे कैसे लोगों को कब्जे में रखा जा सकता है। नशा, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव ने जो है धूम्रपान जो है मना कर दिया था, तंबाकू मना कर दिया था, तो उन्होंने शराब पकड़ लिया। इसलिए पंजाबी खूब शराब पीते हैं, क्योंकि कोई न कोई नशा तो चाहिए। अलाउ किया था, उन्होंने कहा नशा नहीं होगा तो मुगलों के सामने या मुसलमानों के सामने लड़ेंगे कैसे। तो मुगल भी यूँ तो इस्लाम में हराम बताया गया शराब, लेकिन मुगल शराब पीते थे, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए तो आपको हवा में उड़ना है ना। असली में तो लड़ाई तो बाद में होगी, लेकिन हो हल्ला करना है, आक्रमण बोलना है और तलवारें घुमाना है, लहराना है। आधा तो मनोवैज्ञानिक गेम ही होता है। जो जितना ज़्यादा चिल्ला करके दौड़ पड़ा, आधी भीड़ तो वैसे ही भाग गई। और फिर सिख तो संख्या में कम थे, मुगल तो संख्या में बहुत ज़्यादा थे, बड़ी लंबी चौड़ी सेनाएँ आती थी उनकी, उनसे वो मुकाबला करते थे और उनको हराते थे। तो कुछ तो नशा करना ही पड़ेगा। इसलिए सेना की जितनी भी टुकड़ियां हैं उनको भी शराब वगैरह अवेलेबल कराई जाती है ना कैंटीन में। तो उसका यही है कि भाई असली में जो होना होगा वो हो जाएगा, कौन मरेगा कौन जिएगा वो बात की बात है। लेकिन अभी तो तुम कम से कम अपना एड्रेनलिन निकालो, फ्लाइट और फाइट, लड़ो या उड़ो हार्मोन, ठीक है। तो वो तो तभी रिलीज होगा जब जोश आएगा, है ना। तो ये है अभी का जो नया वॉरफेयर है। अब तो थोड़ा दिमाग वाला हो गया, अब तो साइबर वॉरफेयर, अब तो सब कंप्यूटराइज गेम है, ड्रोन लड़ेंगे, फाइटर जेट्स, और अब तो देखा जाए तो कंट्रोल रूम में ज़्यादा दिमाग जिसके पास होगा वो जीतेगा। मामला दूसरा है। लेकिन एक समय तो ह्यूमन पावर, मैन टू मैन फाइट थी ना, 1-to-1 फाइट थी। तो समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो
ह्यूमन इसलिए बहुत अलग है, भावनाएं, इमोशंस पूरा। मैं थोड़ा सा प्लांट बायोडाइवर्सिटी पहले ले आया हूँ क्योंकि वाइन भी उसी से निकलती है, अफीम भी उसी से, टोबैको भी उसी से। तो चाहे आप स्मोकिंग करो, चाहे आप ड्रिंक करो, चाहे आप इस तरह की ड्रग्स लो, तीनों की तीनों प्लांट प्रोडक्ट हैं। और ऐसे प्लांट्स थे तो प्लांट बायोडाइवर्सिटी में आएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो ये चौथी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन में, वो है अपोजिबिलिटी ऑफ थंब। अपोजिबिलिटी ऑफ थंब 90% होना, थंब का 90% होना। ये जो समकोण पर जो अंगूठा है, इसने सब कुछ करामात की है, सारा कल्चर इसी का किया हुआ है, संस्कृति, क्योंकि इससे हम पकड़ पाए। दूसरे एनिमल इस तरह से चिपका हुआ अंगूठा है उनका। अंगूठा तो है, पेंटाडिजिटिग्रेड बोलते हैं हम लोग उनको, 5 उंगलियों वाले, लेकिन चिपका हुआ है। ये फ्री होना शुरू हुआ है, ओरांगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी में आते आते, और ह्यूमन में आते आते पूरी तरह से ऐसा हो गया। इसलिए चिंपैंजी भी थोड़ी बहुत कलाकारी कर लेते हैं। वो लकड़ी लेंगे और उसको लार में घुमाएंगे, फिर चींटी के बिल में डाल देंगे, उस पर चींटियाँ चिपक जाएगी, फिर उसको खा लेंगे तो टेक्निक, टूल्स तो आ गए ना, टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी तो उन्होंने भी विकसित कर लिया, बट हमने थोड़ी सी ज़्यादा की है। हम कलम पकड़ पाए, ईंट बना पाए, मूर्ति बना पाए, पेंटिंग कर पाए। दीवारों पे जितनी पेंटिंग है मनुष्य इसी वजह से कर पाया। अंगूठा ऐसे चिपका होता तो पेंटिंग नहीं होती। अंगूठा ऐसा हो गया तो ये करामात हो गई, जादू हो गया, कल्चर, इससे कल्चर का जन्म हुआ। ठीक है। और पांचवी चीज माने तो लैरिंक्स, आवाज, यानी कि शब्द, वर्ड्स, इटिमोलॉजी, शब्दों की उत्पत्ति, फोनेटिक्स, व्याकरण, ग्रामर, ये सारी चीजें यहीं से निकली। क्योंकि स्वर यंत्र, स्वर जो है हमारे अलग अलग निकलते हैं, उसी से तो शब्द है ना, अलग अलग शब्द है, स्वर और व्यंजन। टंग जो है वो आवाज अंदर से प्रोड्यूस। दूसरे एनिमल्स इस तरह से बातचीत नहीं कर पाते। जो पेट्स होते हैं, डॉग, कैट, आपके घरों में होते हैं, वो इमोशंस तो है उनके आंखों में, वो आपकी बात को भी समझते हैं। आप बोलते हो अंदर चलो तो अंदर चले जाते हैं, आप कहोगे हटो यहाँ से। आप गाय को अगर बुलाने की भाषा में, बॉडी लैंग्वेज आपकी उसको बुलाने की, तो गाय आपके पास आ जाएगी। आप उसको धुतकारना चाहते हो तो वैसे ही आप गेट पे जाओगे तो गाय अपने आप चली जाएगी, क्योंकि आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो। अभी आपके पास कुछ नहीं है खाने को देने का, तो आप चाहते हो कि वो चली जाए, तो वो चली जाएगी। कई बार उसको बोलना ही नहीं पड़ता, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाती है, लेकिन वो बता नहीं सकती, उसके पास शब्द नहीं है। इमोशंस तो हैं मैमल्स में, केवल हमारा फ्रंटल लोब जो है वो विकसित है, बाकी तो इमोशंस सेम है सारे मैमल्स के। मैंने आपको बताया था, इमोशंस तो सेम है। और उन्हीं इमोशंस वाले एनिमल्स को अगर कोई खाता है तो आप देखते हो कि कितना असर होता है, वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, रोते हैं। तो एनिमल को आप पास में खड़ा कर रहे हो, एक एनिमल को काटने के लिए ले जाओ, दूसरे को महसूस हो जाएगा कि मेरा साथी कटने के लिए गया है, और उधर से जो चिल्लाएगा कटने के बाद, जो आवाज़ आएगी उसकी काटते समय, उसको सुन के उसके आंखों में देखो तो आपको ड्रॉप्स दिखेंगी। उसको समझ में आ गया वो, और उसे भी जाना है। भयंकर इमोशन है वो, तो कोई लोग पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ेंगे तो फिर खा नहीं पाएंगे, इसलिए वो पढ़ना नहीं चाहते। बाकी उसमें तो इमोशंस है, बहुत गजब के इमोशंस। उनको पता चलता है कि ह्यूमन हमको खाते हैं। सभी को अपनी डेस्टिनी पता है कि हम खाए जाएंगे, ठीक है, सभी को पता है उनको, क्योंकि उनके यहाँ तो होता है ना ये, तो उनको समझ में नहीं आएगी क्या? ये तो बहुत खतरनाक चीज है, इमोशंस। बट हम ह्यूमन हैं तो हम सोचते हैं कि हम मनुष्य का मांस नहीं खा सकते, इसलिए इस तरह से बात करते हैं, अदरवाइज तो वो तो समझ रहे हैं। तो इमोशंस का बड़ा खेल है। और वो लैंग्वेज, उनके पास लैंग्वेज नहीं तो आपको बता देते हो, आपसे बात कर लेते हैं।
शब्द नहीं है उनके पास, व्याकरण नहीं है। बाकी चीज़ें तो वो भी सीख चुके हैं। आप इतना बोलते हो, उनके आसपास घूमते हो, बातचीत करते हो, तो कुछ तो सीखे हैं वो। तभी तो कई एनिमल्स जो है कॉपी करने लगते हैं। तोता कॉपी कर लेता है, तो तोता तो बहुत ही छोटा ब्रेन है और बर्ड है वो तो मैमल्स तो और ज़्यादा। बस ये है कि उनके अंदर लेरिंग्स नहीं है, लेरिंग्स नहीं है। जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ अभी, जो वर्ड्स बना रहा हूँ घुमा फिरा के अंदर, वो सब लेरिंग्स बना रहा है। तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके पास एक भाषा है, लैंग्वेज है, और वो अपनी बात को कम्युनिकेशन से बता सकता है, संचार कर सकता है, और वो लेरिंग्स की वजह से। तो ये 5 क्रांतिकारी परिवर्तन हुए मनुष्य के शरीर में, 5 बड़े परिवर्तन हैं। तो इन 5 परिवर्तनों को आप लिख सकते हैं परीक्षा में कि मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है, मनुष्य को समाज कौन बनाता है, मनुष्य दूसरे एप्स से या दूसरे, इसको बोलते हैं हम लोग जो गोरिल्ला, ओरांगुटान, चिंपैंजी, गिब्बन, इनको और मनुष्य को बोलते हैं एंथ्रोपॉइड एप्स। इनको एंथ्रोपॉइड बोलते हैं। और एंथ्रो वर्ड जो लगता है वो मनुष्य के लिए लगता है, तो एंथ्रोपॉइड बोलते हैं उसको। मनुष्य जैसे, मानव रूप, मानव रूपी हैं वो। इसलिए तो हनुमान जी को एप के रूप में बताया। तो इसलिए यहाँ तो पूंछ बताइए हनुमान जी की, तो वो तो बंदर हो जाता है, मंकी। लेकिन वहाँ जो आप रामचरितमानस में सुंदरकांड में जब पढ़ते हैं तो कपि, कपि शब्द आता है। तो एप का हिंदी होता है कपि, जिसकी पूंछ नहीं होती। तो वहाँ कपि शब्द कि वो कपि है। तो कपि उनको कहते हैं जिनकी पूंछ नहीं होती थी और मनुष्य के बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं। अब उनकी इमोशंस तो कितनी ज़बरदस्त है उनके साथ, भगवान के साथ ज़बरदस्त इमोशंस है। वो आप उसको देखिए कि भक्ति तो इंसान भी नहीं कर पाता। उधर घोड़े की इमोशंस महाराणा प्रताप के साथ बताई थी, चेतक की। हमारा चेतक ब्रिज, MP नगर, महाराणा प्रताप नगर, ये देखो गोद में बना हुआ है चेतक, आज भी सोया हुआ है उनके महाराणा प्रताप की गोद में। ये पड़ोस में चेतक ब्रिज है। तो चेतक की कहानी पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कितना इमोशंस है घोड़े का और मनुष्य का। तो इमोशंस का खेल है ये पूरा पूरा। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी उसी का सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। और हम बोलते हैं कि जितना भी पोल्यूशन है ये एंथ्रोपोजेनिक है, यानी मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया। मैन मेड पोल्यूशन एंथ्रोपोजेनिक, मैन मेड जो होता है उसको हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपोलॉजी। तो यहीं से शुरुआत होती है एंथ्रोपोलॉजी की। एंथ्रोपोलॉजी में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो पार्ट होता है सिलेबस का, वो यही है, कंपैरिजन बिटवीन एप्स एंड मैन। यही पूरा चैप्टर है, उसके स्केलेटन का, उसके इमोशंस का, उसकी स्किन का, उसके बिहेवियर का, उसके कल्चर का, सबका कंपैरिजन। और उसके बाद स्पेसिफिक ह्यूमन का पूरा सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार उसका, वो उसका पार्ट हो जाता है। तो सोसाइटी एंड फिजिकल, तो फिजिकल वाला बायोलॉजिकल हो जाता है और वो दूसरा सोशियोलॉजी हो जाता है। तो बायोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, वो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट हो जाता है। बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है UPSC में, बहुत लोग लेते हैं, साइंस वाले भी लेते हैं, नॉन साइंस वाले भी लेते हैं, दोनों तरह के लोग एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। मेरा खुद का था, ठीक है, मैंने एंथ्रोपोलॉजी से ही निकाला था। शुरू में मेरे जो एग्ज़ाम्स लटके थे, छोटी पोस्ट जो मिली थी वो बॉटनी की वजह से मिलती थी। जोलॉजी और बॉटनी दोनों रखता था मैं, दोनों टफ होते थे और दोनों ही परेशान कर देते थे। तो फर्स्ट पेपर में 100 से ऊपर नहीं पहुंचते थे, 300 में से बॉटनी में, तो हमेशा लॉस होता था क्योंकि वो बहुत बेकार है थोड़ा सा पूछने में, तो हमको बहुत नुकसान होता था। बाद में जब से हमने एंथ्रोपोलॉजी किया तो फिर बाएं हाथ का खेल हो गया एग्ज़ाम निकालना। हिस्ट्री, पबेड और ये सब लिए होते तो हम 99 में ही सब निकाल लेते, मतलब उसके बाद शायद कभी परीक्षा ही नहीं देते, इंडिया ही टॉप कर जाते या टॉप 10 में चले जाते हैं। हमको ये थोड़ी सी एक हेंकड़ी थी ना कि हम साइंस के हैं, हम झुकेंगे नहीं। तो पुष्पा मूवी घुस गई थी तो वो उसकी वजह से थोड़ा लंबा करियर खिंच गया, लंबी परीक्षाएं, ज़्यादा साल तक परीक्षाएं देते रहे।
हमने कहा आर्ट्स पढ़ने वालों को हम थोड़ा सा बेकार ही समझते थे, हम सोचते थे इनमें अकल नहीं होती है। आर्ट्स पढ़ना मतलब अकल नहीं होती है, मतलब कम अकल के लोग पढ़ते हैं, जिनमें दिमाग नहीं होता वो पढ़ते हैं। हिस्ट्री मतलब हम तौहीन मानते थे अपनी, हम सोचते थे कि हाँ कौन पढ़ेगा हिस्ट्री सब, कौन क्यों पढ़ेंगे हम इतने कमज़ोर हैं, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्योंकि हमको ऐसा लगता है, हम लोगों ने इतने हार्ड वर्क किए थे कि हिस्ट्री हमको 2.5 दिन का लगता था। हमको लगता था कि 3-4 दिन से ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है, 4 दिन पढ़ो छुट्टी, 4 दिन से ज़्यादा पढ़ने लायक उसमें है क्या। क्योंकि हम जो किताबें पढ़ते थे वो फॉरेन ऑथर की इतनी मोटी मोटी किताबें, एक एक चैप्टर के लिए इतनी मोटी मोटी किताब इशू करा के लाते थे और रात दिन पढ़ते थे 16-16 घंटे, और फिर यूनिवर्सिटी टॉप करते थे, नेट निकालते थे, CSIR का GRF निकालते थे, साइंटिस्ट के लेवल पे सोचते थे, पूरा नए तरीके से सोचते थे, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ते थे। तो फिर ऐसा लगता था मार्केट में जो 6 किताबें देता है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री की, एक एंशेंट की, एक मेडिवल की, एक मॉडर्न की, 4-5-6 कुछ किताबें होती थी, और वो 400 रुपये लेता था फोटोकॉपी के नोट्स, और उसको ला के अंडरलाइन करके पढ़ लो तो वो तो वैसे ही याद हो जाता। हमको तो बहुत हल्का लगता था, हमको लगता था कि ये हो गया मतलब हो गया। भाई बलबन जो है इधर तो कभी आएगा नहीं मुगल में, वो तो उधर ही रहेगा सल्तनत में। हाँ, उसने ये किया था मतलब किया था, उसके बाद तो कुछ नया हो ही नहीं सकता। यहाँ तो फिर पता नहीं क्या हो सकता है, और पिछले साल क्या हुआ था वो भी याद रखना है, तो बहुत झंझट था उसका। तो हमको वो लगता था इसको चाट जाएंगे ना तो इसको तो खा पी जाएंगे, ख़त्म है, तो इसमें क्या रखा है। और आधे से ज़्यादा तो हमने गायत्री परिवार में किताबों में ही पढ़ लिया था, ये सब दर्शन वर्शन और ये और वो। तो हमारे गुरुजी ने अखंड ज्योति में उससे और स्ट्रांग लिख रखा, मार्केट की किताबों में है ही नहीं वो। तो हमको लगता था इसमें तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हम वैसे ही लिख सकते हैं। और समाजशास्त्र ले लो तो अरे तो परिवार टूट जाएंगे तो क्या होगा, परिवार टूट जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बच्चों को संस्कार नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा नहीं हो पाएगी, परिवार में ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ऐसे तो सवाल आते थे। हमने कहा ये क्या, तो इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। भीड़ का व्यवहार कैसा होता है, भीड़ पे कंट्रोल नहीं होता, फालतू के प्रश्न। ऐसा लगता था इसमें नया क्या है। आधे से ज़्यादा सिलेबस तो ऐसा लगता है कि पढ़ने लायक ही नहीं है, और 3 दिन का काम है, ज़्यादा ज़्यादा 1 महीने का, जबकि परीक्षा तो 1 साल तक करनी है। तो यही रखना है, कठिन वाला ही रखना है। तो हम लोग हेडविंड्स में काम करते थे, सामने से जो हवा होती थी उसी में क्या इसमें फोड़ेंगे, इसमें कुछ करके दिखाएंगे। तो उस हेकड़ी में जो है वो थोड़ा सा IPS से ऊपर नहीं पहुंच पाते थे। सपना था कि IAS बन जाए एक बार, वो भी MP कैडर मिल जाए। तो शायद हम भी कई लोग सोचते हैं कि नौकरी आप तब भी छोड़ते, तो हो सकता है तब न छोड़ते, क्योंकि सपना था वहाँ तक पहुँचने का। तो वो तो मिला नहीं, बस हर बार जा कर के जो नहीं बनना चाहते थे वही जाके बनवाता था, वो हमेशा वहीं जाके लटका देता था, क्योंकि पेपर बहुत टफ होते थे। कितना भी तैयारी कर लो, हम 6 लाख रुपए की किताब तो 98 में ले आए थे हमारे, केवल जूलॉजी सब्जेक्ट की। तब प्लॉट की कीमत 40,000 रुपये थी, आज वो प्लॉट 1 करोड़ का है। उस समय 6 लाख रुपए की किताबें थी, ठीक है। तो बहुत बहुत किताबें खरीदी, बहुत पढ़ा। हमारे दोस्त कहते थे तुम 100 बार IAS बन जाओ, इतना पढ़ चुके हो। तभी तो हम कोचिंग पढ़ाते हैं और आपको इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि IAS तो हमको फिर उसके बाद कुछ लगता ही नहीं, और हमारे स्टूडेंट को भी नहीं लगता। आपको हम पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है आप लोगों को भी अब कोई बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं रह गया होगा बड़ी पोस्ट में कि आपको कोई डरा सकता है या आपको कोई प्रभावित कर सकता है। आप भी, मुझे नहीं लगता आप किसी से प्रभावित होगे, नेता वेता। हमने सबकी हवा तो उतार ही दी है, क्योंकि इतनी पढ़ाई से ही तो ये तीव्रता आती है, ठीक है, ऐसे नहीं आती। ज़्यादा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है, जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा पढ़ा है। तो उसका फ़ायदा आप उठाओ कि अब हम आपको शॉर्टकट बता पाते हैं कि क्या लिख दोगे तो प्रभावित हो जाएगा सामने वाला। कुछ भी नहीं रखा है, आप लोग जो ऑप्शनल लेके बैठे हो ना इधर उधर, ये वाला आर्ट्स वाला, अरे क्या है उसमें, पढ़ो उसको। हमारे टाइम पे तो बहुत ही आसान था, किताबें भी नहीं थी, इतना झमेला भी नहीं था। अभी आपके सामने ये समस्या है कि मटेरियल बहुत है। हमारे समय में तो एक निश्चित एक किताब मिलते थे जिसको 1 to 1 पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक 3-4 बार पढ़ जाओ, अंडरलाइन करके बस कर लो, उसको एग्ज़ाम दे दो। अभी मुझे लगता है बच्चों के सामने समस्या दूसरी ज़्यादा है, उसके पास मार्केट में इतना ऑप्शन है कि वो उससे परेशान है, ज़्यादा होने से परेशान है बच्चा। यूट्यूब पे भी इतने चैनल है कि हमारा चैनल अगर साफ साफ सीधा सीधा हाथ मटेरियल ढूंढ पाना,
क्योंकि इतने सारे बहुत सारे चैनल हैं कि अगर उनके चक्कर में पड़ गए तो 3-4 साल तो आपके वो ऐसे ही निकाल देगा, जबकि उस सब्जेक्ट में कुछ नहीं रखा है। उसको बहुत सरल है, जैसे उसमें दिमाग लगाने जैसा और जोड़ लगाने जैसा कुछ नहीं है। सिंपल सी घटना है कि बहादुर शाह जफर का जो कार्यकाल है वो कैसा है, औरंगजेब का कार्यकाल बहुत लंबा है, औरंगजेब का बड़ा लड़का बहुत बूढ़ा हो गया है। ये सब चीज़ें जो है ये बहुत सिंपल है, ये हो गई हैं और ये आपको दिखाना है। इसमें कोई दिमाग लगाने वाला या स्पेशली कोई थेरेपी है या कोई एकदम कोई टेक्नोलॉजी है या कहीं फिजिक्स घुसी हुई या केमिस्ट्री का कोई फार्मूला है या ऐसा कोई बहुत ही टफ है जिससे कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं रखा उसमें। और हमारे लेक्चर सुन लेना आप, अलग अलग टॉपिक पे हिस्ट्री के भी सारे दिए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें डिस्कस हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मानव होने के नाते इतना तो गौरवपूर्ण भाव होना ही चाहिए कि आपको लगे। बट सब्जेक्ट के प्रति प्रेम जो है कई बार आपको वंचित कर देता है सिविल सर्विसेज से, इसलिए सब्जेक्ट के प्रति लगाव मत रखिए। जो सब्जेक्ट आपको सफलता दिला सके, इतने दिनों में हमने यही सीखा, जो सब्जेक्ट सफलता दिला सके वो सब्जेक्ट ले लो और सफल हो जाओ। लालच नहीं करना कि ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे इससे प्यार है, मैं इस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, मैं तो इसमें ही, ये वाला बहुत नुकसानदायक है, बहुत पीड़ा देता है हमको। हालांकि मैं पछताता नहीं हूँ कभी कि मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट लेता तो बहुत पहले बन जाता था और मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था। नहीं, मुझे संघर्ष में ही मज़ा आया, स्ट्रगल में बहुत मज़ा आया। मेरा स्ट्रगल भी मज़ेदार ही था, है ना, और वो स्ट्रगल भी नहीं था, हमने तो एंजॉय किया उसको। खूब पढ़ा, खूब पढ़ाया और पैसे भी खूब कमाए, खर्च भी खूब किए और पूरी लाइफ जो है बहुत अच्छे से अपने मन मर्जी से हमारी लाइफ हमने जी, जैसा हम चाहते थे वैसे जी। तो हमारी इच्छा के अनुरूप हुआ है सब कुछ, हमारी इच्छा के अनुरूप, तो इसलिए मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहूँगा। असफलता भी मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत आसान था, हिस्ट्री पॉबेट ले लेते, हिस्ट्री सोशियोलॉजी ले लेते और निकल जाते। एंथ्रोपोलॉजी भी हमने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक बायोलॉजी थी और काफ़ी नज़दीक था हमारे सब्जेक्ट के, इसलिए वो उसका सिस्टर सब्जेक्ट जैसा था, तो हमको रिश्तेदार लगा। तो हमने कहा ये ठीक है, ये आधा तो आर्ट्स है और आधा साइंस है, तो ये चलेगा, बाकी ये दूसरे सब्जेक्ट। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, आपको अगर बनना है तो बन जाना, नहीं तो फिर हमारी तरह एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट मत करना। हमको बहुत पहले एक बुक स्टॉल पे बता दिया था उसने, मुझे आज भी याद आता है उसका, राणा का। वो जब मैं किताबें लेने गया तो घर से लेके गया था 6,000 रुपये और मुझे किताबें खरीदनी थी 6,000 रुपये की। एक लिस्ट भी लेके गया मैं किताबों की, और लिस्ट ले जाके मैंने शॉप पे दे दी दिल्ली में। लेकिन वो उसकी शॉप पे बहुत भीड़ होती थी, बहुत भीड़ होती थी। कई बार आपका आधा घंटा लग जाता था आपका ऑर्डर लेते हैं, मतलब आप अपना ऑर्डर लिखवाओ उसको कि आपको कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत है, उसमें आधा घंटा लग जाता था, इतनी भीड़ पड़ती थी। एक ही दुकान थी जिस पे भीड़ होती थी पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा भीड़ उसकी ही होती थी। और वही व्हाट्सएप था, वही ग्रुप था, वही सब कुछ, सोसाइटी, सब लोग वहीं अपना मोबाइल नंबर लिख के जाते थे उसके पिलर पे कि अगर किसी को रूममेट की ज़रूरत है तो इस लैंडलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें। किसी को मैंने एक नोट्स खरीद लिया, अब मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया, अगर किसी को ये नोट्स चाहिए, सेकंड हैंड नोट्स, तो इस पे कांटेक्ट करें। तो अभी तो 1000 तरह के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये वो, उस दुकान का जो पिलर था वो इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मीडियम था सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए। तो हमारे इसमें कहावत भी थी कि जिसने उसकी दुकान की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी वो कभी आईएएस नहीं बन सकता, मतलब आईएएस बनने के लिए उसकी दुकान पे जाना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसी कहावत थी। तो हम भी गए, हमने कहा यार बनना तो है, जाना। तो जैसे ही मैं गया, किताब की लिस्ट पकड़ाई उसको और उसने किताब, उसने कहा, उसने काट दी, 4-5 बुक्स हटा दी उसने बुक सेलर ने। बोले नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे पैसे में लेके आया हूँ, तुम अपनी किताब दो, तुम्हारे पास नहीं है। नहीं, बोले मेरे पास रखी, लेकिन तुम ये ले रहे हो तो यही चीज़ तो इसमें है। हमने कहा अच्छा। बोले और ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी, ऐसा करके उसने 3,000 का बिल कर दिया, 3-3.5 का, 6,000 के बजाय 3,500। हम लोगों का ऐसा था कि मैं 21 साल की उम्र से बहुत पैसे कमाता था, मतलब कोचिंग वोचिंग करता था। पहले पीएमटी वालों को, नीट वालों को पढ़ाते थे, बायो पढ़ाते थे उनको, तो उनके भी बहुत पैसे आते थे, तो पैसे बहुत आते थे।
तो किताबें खरीदने में हम पूरी सीरीज करते हैं। जैसे किसी को, जैसे वीएस नायपॉल को 99 में नोबेल प्राइज़ मिला, तो वीएस नायपॉल को नोबेल प्राइज़ मिला, तो जिस किताब के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हमने वो तो खरीदी, लेकिन उसके अलावा उसने पूरी ज़िंदगी में कितनी किताबें लिखी वो सारी मुझे चाहिए। तो बुक स्टॉल पे जाके बोलते थे वो सारे नॉवेल दे दो, उसके सारे उपन्यास दे दो, जो उसने ज़िंदगी में जितने भी लिखे सब दे दो, तुम्हारे पास कितने हैं। तो वर्ल्ड बुक फेयर में जाते थे और वो सारे पकड़ा देता था। पुलित्ज़र मिला है तो सारी किताबें दे दो, है ना, बुकर मिला है तो सारी किताबें दे दो, सलमान रश्दी पूरा, तस्लीमा नसरीन पूरी, यानी कि जो भी फेमस किरदार थे उस जमाने के, तब से लेके अब सारी किताबें चाहिए। और एक कुली लेके जाते थे, दो कुली और 2-3 बोरे, और फिर किताबें भर के उन कुली के यहाँ कंधे पे, और वो फिर हमारे साथ चलते थे और हम पैसे लुटाते हुए जाते थे आगे। तो ये ऐसे किताबें खरीदने का एक शौक था। और फिर लाइब्रेरी थी, पर्सनल लाइब्रेरी थी, खूब पढ़ना, खूब किताबें, खूब बड़ी रेंज, सब कुछ। तो ये अलग स्टाइल, ये कोई यूपीएससी का स्टाइल नहीं था, हम तो फैलते थे। यूपीएससी वाला सिमटता है, वो इम्पोर्टेंट निकालता है, उसकी किताबें सिलेक्टेड होती है। हमारा स्टाइल यूपीएससी का नहीं था। हाँ, लेकिन टीचर का तो है। टीचर तो तभी बन पाएगा जब वो सारा ब्रह्मांड घूमेगा, तब जाकर के वो काम की चीज़ निकाल के ला पाएगा। पूरे सागर में से मोती तभी निकाल के पाए, उसको पता है कि कहाँ कहाँ मोती मिलना है, तो आपको डुबकी भी तो लगवानी है। तो आपको तो सारे स्पॉट्स पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ ज़्यादा मोती मिलते हैं, कहाँ बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। तो हमने तो वो जिससे सक्सेस मिलती है, जिससे सक्सेस नहीं मिलती है, जहाँ फेल्योर आता है, जहाँ पर बहुत दिक्कत आती है, जहाँ बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है, उन सारे सेक्टर को ढूंढ रखा है। सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए है हमारे पास। आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताओगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये हमने किया है। तो बुक सेलर ने जो ये सब कट दिया, फिर बोले ये आप सब्जेक्ट ले क्यों रहे हो, दूसरा क्या है आपका? मैंने कहा ये है। तो जब ये है तो फिर ये क्यों रख रहे हो, दोनों ऐसे सब्जेक्ट रखोगे तो नहीं हो पाओगे। हमने कहा तो भविष्यवाणी कर दी उसने, तो बोले तुम हो ही नहीं सकते, सिलेक्ट ही नहीं होगे। तो हम बिल्कुल नीचे सेंट्रल सेक्रेटरीट में, उसमें सेक्शन ऑफिसर में लटके, बिल्कुल एकदम नीचे सिलेक्शन हुआ। हो तो गए, उसकी बात थोड़ी सी गलत तो हुई, लेकिन हुआ नहीं हुआ बराबर ही था, क्योंकि सबसे लिस्ट में सबसे नीचे थे। फिर उसका कहा माना हमने अगले साल और चेंज किया, तो एकदम सक्सेस मिल गया। तो उससे लोग भविष्य पूछते थे, अभी बागेश्वर बाबा से पूछते ना, वैसा पूछते थे उससे कि अब हम क्या करें, मतलब। तो वो सिविल सर्विसेज के बाबा ही थे तो वो उससे पूछ लेते थे अपनी भैया मैं क्या करूं, लड़कियां पूछती थी, लड़के भैया मैं क्या करूं, मेरा ये है, मेरा बैकग्राउंड ये है, अब मुझे क्या लेना चाहिए। वो तुरंत बता देता था, और वो अखंड सत्य है, बस उसने बोल दिया, मतलब उसको जाओ हो जाएगा तुम्हारा, और हो भी जाता था, कमाल ही था। तो वो ज़माना देखा हमने, और उससे लेके अभी तक। अभी शायद इस वीडियो को बहुत पुराने लोग, 20-25 साल पुराने लोग अगर सुनेंगे तो उनको वो सब याद भी आ जाएगा अपना, कि हम भी गए थे अपना भविष्य, बहुत लोग गए थे बहुत लोग जाते थे, ऐसे दरबार ही था वो ठीक है ना। और वहाँ पर 3-4 घंटे अगर खड़े भी रह गए ना, तो भी बहुत ज्ञानवर्धन होता था, भले वो दूसरों को गाइडेंस मिल रहा है। मतलब वहाँ खड़े रहना भी अपने आप में ज्ञान की बात थी। वो यूट्यूब चैनल से कम नहीं था, है ना, उस जमाने का। तो बहुत बढ़िया चीज़ थी। तो हमको जब भी समय मिलता था दिल्ली में, हम वहाँ जा कर के खड़े हो जाते थे 3-4 घंटे। कोई नई मैगजीन आई तो वो ले लिया, न्यूज़पेपर का कुछ ले लिया, कुछ फोटोकॉपी ले ली, ऐसा करके। सुविधाएं भी थी, 10-10 हज़ार के नोट्स 300 रुपये में फोटोकॉपी में मिल जाते थे, तो सस्ता था। वो कई बार जेल गया कॉपीराइट में, बाबा जेल भी रह के आए स्टूडेंट्स के चक्कर में, स्टूडेंट्स के चक्कर में, कि भलाई करने के चक्कर में। 10,000 की चीज़ 300 में दे देंगे तो वो नाराज हो जाएगा ओरिजिनल वाला। बोले मैं 10,000 में बेचता हूँ, तुम मेरी चीज़ 300 में टिका देते हो, तो मेरी कौन खरीदेगा। तो जाओ जेल। सबूत भी मिल जाते थे उसके। 6-7 फोटोकॉपी मशीन ऐसे, 3-4 बाइंडिंग करने वाले, और एक के बाद एक, बस आप ऑर्डर दो, आधे घंटे बाद छोले भटूरे खा के आओ, कड़ी चावल खा के आओ। पास ही में ठेले होते थे, हम वहीं खाते थे। आधे घंटे में आपका सेट तैयार। तो 300 रुपये में, 500 रुपये में, 10,000 की चीज़ 500 रुपये में तैयार करके देता था। तो बिंदास देता था वहीं, कॉपीराइट का भयंकर उल्लंघन लेकिन जनसेवा थी मज़ेदार था वो भी। एक अलग ही लाइफ थी और अलग ही दिन थे। पर भविष्य अगर मान लो, देखो कभी भी एक्सपर्ट ऐसा बता दे कि ऐसा ऐसा कर लो, तो फिर मान लेना चाहिए। नहीं मानते हैं तो फिर सफलता नहीं मिलती
इसलिए सब्जेक्ट से जो भी हमारे पास कोई आता है तो सब्जेक्ट से प्रेम वाला, तो मुझे बहुत डर लगता है उससे। मुझे लगता है ये प्रोफेसर बनेगा ये आगे जाके टीचर बनेगा, ये आईएएस नहीं बनेगा। सीधा मुझे उसमें वो विद्वान हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट से प्यार है उसको, तो नेट निकाल लेगा, सेट निकाल लेगा, प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बनना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बन जाओगे। यहाँ तक कि इंग्लिश अच्छी है तो कैम्ब्रिज में और उधर ऑक्सफर्ड में पढ़ा लोगे, और वो जो रघुराम राजन की तरह हार्वर्ड और उसमें चले जाओगे। स्टैनफोर्ड में पढ़ा लोगे, आप अमेरिका में पढ़ा लोगे, चाहे अमेरिका में प्रोफेसर बन जाओगे, लेकिन आईएएस नहीं बनोगे। आईएएस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आपकी किताब चलने लग जाए, आपके नाम की थ्योरम चलने लग जाए, आपके नाम का सिद्धांत चलने लग जाए, आप किताबों में आ जाओ कि इनका कंसेप्ट, तो वो किताबों में पढ़ने लायक हो जाता है आदमी, लेकिन आईएएस नहीं बन पाता। आईएएस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आईएएस एक टेक्नोलॉजी है, पढ़ना मतलब आईएएस एक तकनीक है, तकनीक के माध्यम से आईएएस बनता है। बहुत सरल सा सब्जेक्ट जो कि आपको मेरिट में ले जाए, ऊंचा ले जाए, वो सारी बाधाओं को पार कर जाए, सारी शर्तों को पार कर जाए। और वो शर्तें खास करके जो होती है वो है स्केलिंग, मॉडरेशन। स्केलिंग और मॉडरेशन की शर्तों पे वो खरा उतरे, वो आदमी बनता है आईएएस, क्योंकि स्केलिंग और मॉडरेशन उसको बहुत जल्दी बना देती है। आपको कहावत सुनी होगी आपने छोटी जगह पर कि 100 जूते मारूंगा 1 गिनूंगा, है ना। मतलब 100 जूते मारूंगा 1 गिनूंगा, यानी 10 जूते लगाओ तो 1000 जूते पड़ेंगे, मतलब ये है ना। वो होता है खराब सब्जेक्ट लेने पे, ये होता है कि जूते केवल 10 ही लगने, लेकिन वो मारेगा 1000, क्योंकि वो 100 मारेगा और 1 काउंट करेगा। आ गया समझ? स्केलिंग मॉडरेशन। तो ये तो बहुत ज़्यादा जूते खाने वाली बात हो गई, यानी बहुत मेहनत करने पर थोड़े से नंबर आएंगे। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, तो जितने भी लोग बने हुए हैं 90% जो आईएएस आईपीएस आपको दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट का कमाल है, कोइंसिडेंस की वजह से बने हुए हैं। ठीक है, ये कोई प्रयोग नहीं है, संयोग है ठीक है, प्रयोग हम जैसे लोगों ने किया तो बाहर है। जो भी प्रयोग करेगा वो आईएएस नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, प्रॉपर आईएएस नहीं बन पाएगा। लिस्ट में नाम आ जाएगा लेकिन मन माफिक नहीं मिल पाएगा उसको, क्योंकि वो जितना सोचेगा उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए ढीठ बनो थोड़ा, और उस सब्जेक्ट को लो जो ज़्यादा नंबर दिलाए। हमको बताते हैं यहाँ पर, अभी हमारे परिचित हमारे 1-2 फ्रेंड्स हैं हमारे साथ वाले, तो मैंने शायद फिर पुरानी क्लासेस में सुनाया भी है। वो बताते हैं एक उनके साथ वाला एमबीबीएस में बहुत ही पीछे था, क्लास में भी लास्ट में बैठता था, उसको समझ में भी कुछ नहीं आता था। जब वो एमबीबीएस करते थे तो मेडिकल साइंस उसको बहुत कम समझ में पल्ले पड़ता था। क्लास में उसके परसेंटेज भी बहुत कम होते थे, बस वो पास हो जाता था, सेम निकाल लेता था जैसे तैसे, बेक नहीं लगती थी उसकी, बस वो निकाल ले जाता था। 80 की 80 नहीं आती थी उसको, बस अपना एग्ज़ाम जैसे तैसे निकाल लेता था। और जो बच्चा टॉपर था वो उससे बात भी नहीं करता था, उसको भाव ही नहीं देता था कुछ भी। लेकिन उसने केवल एमबीबीएस किया, और एमबीबीएस करने के बाद वो दिल्ली आया, और दिल्ली में उसने पबेड लिया, हिस्ट्री लिया, और वो तो 2-3 महीने में खा पी गया उसको सब्जेक्ट को, और दिया, और आईएएस टॉपर, और आईएएस बन गया। उसकी बत्ती जली। एमबीबीएस के बाद उसने एमडी किया। एमडी करने के बाद में जब वो तमाम जगहों पे गया और उसको लगा कि यहाँ ये कमी है, वहाँ ये कमी है, सरकारी डॉक्टर बन गए। गांव में जाकर परिस्थितियाँ देखी कि ये तो उतना अच्छा नहीं है, यहाँ तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फिर बोले ये तो सब कलेक्टर करता है। फिर लगा कि अगर कलेक्टर हो जाएं तो हेल्थ में खूब काम कर सकते हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम तो इधर फंसे पड़े हैं। तब तक बहुत देर हो गई, लेकिन उम्र भी हो गई, 28-29 साल के हो गए, तब बत्ती जली। तो उन्होंने सोचा चलो अभी करते हैं, तो तब किया। तो वो बाद में आईएएस बने। वो भी एमपी में आया, वो भी एमपी में। अब वो उसका 5 साल सीनियर हो गया, तब तक वो 4 साल सीनियर हो गया, जो क्लास में फिसड्डी था। अब एक दिन वो मुझे लेके जा रहे थे, जो एमडी किए हुए थे, वो मुझे लेके, यहीं हम थे साथ में, तो लेके जा रहे थे ऊपर। तो वो मिल गया उनका जूनियर, वहाँ का जूनियर, लेकिन यहाँ का सीनियर। अब यहाँ तो बहुत सीनियर है, 4 साल मतलब बहुत अंतर हो जाता है। 4 साल तो मतलब दादा पोते जैसा संबंध हो जाता है ठीक है। तो
वो मिल गया लिफ्ट में, तो उसने सबसे पहले विश किया उसको, सर नमस्कार। वो नाम से थोड़ी बोल रहा, वहाँ तो बात अलग थी, कॉलेज की बात अलग थी। यहाँ और क्या कर रहा था, वो ठीक से कर रहा है कि नहीं, अब ठीक से करना। जबकि वो टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, बात समझ में आ रही ना। और उसने मेडिकल साइंस से निकाला और उसने हिस्ट्री पॉपेट से निकाला, लेकिन सीनियरिटी में कहाँ पहुँच गया, वहाँ आ गया समझ में। ये उदाहरण आपके लिए काफ़ी है, ये उदाहरण काफ़ी है कि बनना है, जो जीता वो सिकंदर, बात ख़त्म। कैसे बने कोई मायने नहीं रखता, कोई भी मायने नहीं रखता, आपका बनना इंपॉर्टेंट है। आप बन गए मतलब आप सीनियर हैं और आपकी चलेगी, ठीक है। और हम लोगों को तो खैर, मेरा तो वैसे भी रिज़ाइन देने के लिए आईएएस भी मिलता तो शायद 99% मैं रिज़ाइन ही देता। किसी परिस्थिति के कारण, अट्रैक्शन के कारण हो सकता है मैं उसके उलझ जाता उसमें, लेकिन शायद रिज़ाइन ही देता। इसलिए मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा वो शुरू से ही नहीं था। मैं अपनी क्लास में बोलता भी था कि मैं रिज़ाइन देने के लिए ही बन रहा हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी में जाना ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है। और मैं शायद जीवन भर बस केवल इसलिए कि मैं एग्ज़ाम को सीखना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को मैं बना पाऊँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा संख्या में लोग चाहिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, अकेले से कुछ नहीं होगा। बड़ी संख्या में होंगे तो शायद हम कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। तो ये मैंने अनुभव शेयर किया आपको, हमारा पर्सनल, तो उसका फ़ायदा उठाइए। अब आप आए हो तो एक्सपीरियंस तो हमारे पास टक्कर का कोई है नहीं इंडिया में। एक्सपीरियंस के मामले में तो जितना एक्सपीरियंस हमने लिया है, एग्ज़ाम का, पढ़ाई का, नोट्स बनाने का, उत्तर लिखने का, लिखाने का, समझाने का, सब्जेक्ट को समझने का, किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने का, इतना एक्सपीरियंस किसी के पास शायद नहीं आ पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। मेरा ये 28 साल कंप्लीट हो गया है, 29वां शुरू हो गया जनवरी में। अब ये जनवरी एंड हो रहा है तो 29वां शुरू हो गया है। और पूरी लाइफ का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 14 आवर जाएगा, यानी मैं 50वें साल में प्रवेश कर जाऊंगा अभी जून में। 50 साल का यदि आप एवरेज निकालोगे तो 12 घंटे तो जाएगा ही जाएगा। 12 घंटे डेली पढ़ाई 50 साल तक, यानी कि बचपन के 3-4 साल भी एवरेज में चले जाएंगे, जिसमें हमने नहीं पढ़ा था, और 5-6 साल की उम्र से पढ़ना शुरू किया, और सारा एवरेज निकालोगे तो 12 घंटे तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि हमने इसके सिवा, पढ़ाई के सिवा कोई काम ही नहीं किया ज़िंदगी में। रात दिन सिर्फ पढ़ाई की है, 16-16 घंटे भी किए, 17 घंटे भी किए, तो 12 घंटे तो एवरेज आपका पूरा ज़िंदगी का। इतना 50 साल तक कोई रोज़ 12 घंटे पढ़ता रहे, एवरेज जिसका 12 घंटे हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा इंडिया में, बहुत ही मुश्किल। क्योंकि ये किसी ने अगर 30 की उम्र में शुरू किया तो बहुत लेट है, बहुत ही लेट है। 35 में शुरू किया तो बहुत लेट है, 25 में शुरू किया तो बहुत लेट है। और इतने व्यक्ति को इतनी उपलब्धियां मिलेगी कि वो उसको छोड़ेगा नहीं, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उसको छोड़ेगा नहीं, और आपके लिए कभी उपलब्ध नहीं होगा। और 3 साल के लिए या 2 साल के लिए छोड़ दिया तो वो वापस रिटर्न कम बैक नहीं कर सकता इस फील्ड में, पढ़ाने वाले में। क्योंकि 3 साल के लिए छोड़ दिया, 2 साल के लिए छोड़ दिया तो फिर वो आउटडेटेड ही हो जाता है, फिर वो बाहर ही हो जाता है, फिर उसका थोड़ा सा पढ़ने से ही सर फटने लगता है। हमको फ़र्क नहीं पड़ता, आज भी 14 घंटा 15 घंटा पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारी डिमांड है। वो नहीं पढ़ेंगे तो बेकार लगेगा, वो हमारी डिमांड है, हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के जितने डाउट हैं, जितनी समस्या हैं पढ़ने के मामले में, पढ़ाने के मामले में, जो गाइडेंस है, लिखने का आपकी समस्या है, वो हम जितना अच्छे से देख सकते हैं, सुलझा सकते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं, पीछे की तरफ लेक्चर देखते हुए जाएं आप लोग, और पुराने लेक्चर तक जाएं, काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा आपको, काफ़ी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये बात बतानी भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप नए लोग बहुत हैं, पुराने लोग तो खैर हम लोग शेयर कर चुके हैं। कोई भी चीज़ एकदम नई नहीं है कि हमने पहली बार ही बता रहे हैं, पहले भी, क्योंकि ये सब हुआ है हमारे साथ ज़िंदगी में, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। ये सभी लोग जानते हैं, हमारे परिवार के, ये लेक्चर हमारे परिवार के लोग भी सुनते हैं, हमारे पिताजी सुनते हैं, हमारा बच्चा सुनता है, उन सब लोगों ने बचपन से देखा है। और ये सब ट्रांसपेरेंट है, हमारे गांव वालों ने देखा है, हमारे शहर वालों ने उनने देखा है, हमारे मोहल्ले वालों ने देखा है। क्या ये व्यक्ति सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छत पे घूमते हुए पढ़ता है, तो छत पे घूमते हुए सबको दिखते थे। फिर 1-1, 2-2 महीने में कभी कभी घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो सबको दिखाई पड़ता था कि 2 महीने तक ये दिखे ही नहीं, कभी सीढ़ी उतर के ही नीचे नहीं आए, तो 2-2 महीने तक सीढ़ी उतरने में लग जाते थे। तो ये सब तपस्या जो है लोगों ने देखी है, लोगों के सामने रही है।
तो ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई है या हम आपसे कोई गोपनीय चीज़ बता रहे हैं। ये सार्वजनिक चीज़ है, एकदम सार्वजनिक। परिवार के सभी सदस्यों को, सारे रिश्तेदारों को पता है, सारे मोहल्ले वालों को पता है। कई चीज़ें तो छप चुकी हैं, कई चीज़ें अखबार में आ चुकी हैं, तो बिल्कुल सार्वजनिक है, ठीक है ना। बस ये है कि जो नए बच्चे हैं वो जानते नहीं हैं, इस वजह से इस रूप में हम लोग आपको बता रहे हैं। और कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सब कुछ है। अधिकांश चीज़ें गूगल पे है, ठीक है, कोई भी गूगल करके देख सकता है। तो सोशल मीडिया पे तैर रही है, वहाँ आपको फ्लोट करती हुई मिल जाएंगी। तो खैर वो तो एक अलग चीज़ हुई। तो अब आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? अब आप हर चीज़ को लिखने की लेवल पे ले जाइए। अभी बच्चे एक गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती बच्चे वर्तमान में ये करते हैं कि वो पढ़ते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, वीडियो बहुत सुनते हैं, पढ़ते भी बहुत हैं। जब इच्छा होती है उनकी किताब लेके बैठ जाते हैं। पढ़ना कंफर्ट जोन है, ध्यान रखिए। वीडियो सुनना भी कंफर्ट जोन है, ये पढ़ाई नहीं है। लिखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि परीक्षा लिखने की है। ऑब्जेक्टिव की एग्ज़ाम केवल आपकी यहाँ है, बस MCQ वाली केवल ये यही है प्री में। असली एग्ज़ाम है लिखने वाली, मेंस। लिख के देखो, अगर लिखने में कामयाब हो गए तो ये एग्ज़ाम आपके बाएं हाथ का खेल है। 99% लोग प्रॉब्लम है उनके साथ कि वो लिखते नहीं है। जो लिखेगा वो बन जाएगा, जिसने भी लिखा वो बन गया। तो आपको लिखना है, और लिखने में दिक्कत आएगी, थॉट प्रोसेस टूटेगा। तो हमारे लेक्चर सुनो, वो आपके थॉट प्रोसेस बनाएगा। जो चीज़ें ब्रेक करती है, जहाँ आप लिख नहीं पाते, वो उसमें मदद करेगी। अभी जो मैं जैसे प्राइमेट्स के बारे में बात कर रहा था, तो आप महसूस कर रहे थे, उन चीज़ों को महसूस कर रहे थे। ये सबसे ज़्यादा काम आएगी। कभी प्राइमेट का क्वेश्चन आया तो आप जो प्राइमेट के बारे में रटोगे वो उतना नहीं लिख पाओगे। मैंने जो अभी 15-20 मिनट बोला है उसको ज़्यादा लिख पाओगे, और शायद उसको लिख के ही आओगे आप। ये मैंने जो 5 बातें बताई, ये उसमें चिपका के आओगे आप, और उसी के मार्क्स भी आएंगे, ये भी बता दूंगा आपको। तो ये रेंज होनी चाहिए आपकी पढ़ने की, यानी कि आप जो कुछ भी पढ़ो उसको लिख करके देखो, लिख पाते हो कि नहीं। हमने खूब लिखा, लिखने की स्पीड खूब बढ़ाई, खूब लिखा, खूब केवल पढ़ने में नहीं लगे रहे, लिखा खूब, हाथ से खूब लिखा। तो स्पीड आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, ज़बरदस्त स्पीड। स्पीड की प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए कि हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, हम इतना तेज़ नहीं लिख पाते। ये प्रॉब्लम ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर आप दूसरी तैयारी करो। और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती है जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ही नहीं होती है, उसमें कुछ लिखना ही नहीं पड़ता। बहुत सारे एग्ज़ाम है ऐसे ही, गोले वोले भरो, जीत जाते हो, नौकरी लग जाती, तनख्वाह शुरू हो जाती है। ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम, आप उनकी तैयारी करो। अगर आप लिखने में फेल हो तो 6 महीना लिख करके देखो, खूब अच्छे से लिख के देखो, ठीक हो जाएगा। बट बीच में मत छोड़ो उसको कि 8-10 दिन लिखा फिर बंद कर दिया फिर। और ये मुगालते में कभी नहीं रहना चाहिए कि हम एग्ज़ाम में फोड़ देंगे, यहाँ तो नहीं लिख पा रहे लेकिन एग्ज़ाम में। आप अगर यहाँ क्वेश्चन छूट जाते हैं आपके, तो एग्ज़ाम में भी पक्का छूटेंगे। आप 100% क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, और 100% क्वेश्चन नहीं बनाना मतलब 50 ओवर नहीं खेलना जैसा है। यानी पूरे ओवर ही नहीं खेलोगे तो सामने वाली टीम से जीतने के चांसेस कितने कम हो जाएंगे। पूरे ओवर तो खेलना बहुत ज़रूरी होता है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे ओवर जो नहीं खेलता वो जीतता नहीं, कभी जीत भी सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं उसके जीतने के। तो ये एक फार्मूला आप पकड़ लो। इतना सारा मैंने जो रामायण आपको बताया पूरा, उसके पीछे का सार ये है कि लास्ट में एक ही एक्सपीरियंस है ज़बरदस्त वाला, लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। और ये हमेशा रहेगा, और ये पिछले 10 सालों में निरंतर कम होता जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मोबाइल पर डिपेंडेंस पिछले 10-15 सालों में, खास करके 15 सालों में हो गया। पहले हर व्यक्ति पेन रखता था जेब में, एक छोटी डायरी रखता था, लैंडलाइन नंबर लिखता रहता था। जब से मोबाइल आए और ख़ास करके सेव करना आसान हुआ नंबर, और साथ में नाम भी सेव कर लेते हो। हमारे टाइम पे कुछ मोबाइल आते थे तब 250 नंबर सेव कर पाते थे, एक लिमिट थी कि 250 नंबर ही सेव कर पाते थे, तो भी डायरी रखनी पड़ती थी ना, क्योंकि 250 की संख्या पूरी हो गई तो या तो उसमें से डिलीट करो किसी को, उसमें जगह नहीं थी इतनी। अब है कि अनाप शनाप आप, अब तो क्लाउड है, और क्लाउड तो आप जितना चाहो खरीद लो, 1 GB 2 GB 50 GB।
तो आप जितना नंबर रखना चाहते हो क्लाउड पे रख सकते हो। अब तो ऑलरेडी इतना कुछ स्पेस है, तो अब वो सब समस्या नहीं है। तो अब लोगों ने पेन पकड़े हुए लोगों को 15-15 दिन हो जाते हैं, 1-1 महीना हो जाता पेन को हाथ लगाया। तो अब जनरेशन नहीं दूसरी है जो लिखते बिल्कुल नहीं है। तो अब असली फाइट जो है लिखने में ही होनी है। आज आप किसी भी आदमी से पैसा दे करके लिखवा नहीं सकते, एक पेज लिखने में उसको मौत आती है, बहुत दिक्कत आती है, उसका मन ही नहीं लगता लिखने में। ठीक है, तो अब तो जनरेशन और बेकार होती जा रही है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो अच्छा लिख लेते हैं। आज भी जो मोबाइल पे नंबर सेव करने या उसमें विश्वास नहीं रखते, लिखने में विश्वास रखते हैं। जब देखो तब पेन पकड़ते हैं, बात बात पे पेन पकड़ते हैं, है ना। आप देखो जब कभी आप थोड़ा सा कराटे की या उसकी प्रैक्टिस में जाओ, मुक्केबाजी वाले में, उसमें वो जो एक बोरा लटका के मारते हैं उस पर जाओ, तो आपको वहाँ अगर आपने मारे और खूब हाथ चलाए तो आपको ऐसे ही दीवारों पे ठोकने की आदत हो जाएगी। जहाँ चल रहे हो वहाँ ठोक रहे हो, ऐसा लगेगा इसको भी ठोका उसको भी ठोका, और ऐसा लगता कोई आ जाए तो उसको थोड़ा अच्छा खासा मजा चखाते हैं, है ना। तो ये एक हाथ ही करने लगते हैं ऐसे। तो पुराने ज़माने में जो तलवारबाजी करते थे योद्धा, तो वो जो लड़के सीखते थे राजा महाराजाओं के राजकुमार, तो वहाँ तो करके ही आए, लेकिन खाना खाते समय भी थाली वाली चम्मच उम्मच सब से यूँ करते रहते थे। वो हाथ ही ऐसे ही चलते थे, ये प्रैक्टिस होती थी। तो आपका होना चाहिए जब इच्छा हो तब, एकदम जब भी हो तब कलम पकड़ें और लिखें, कलम पकड़ें और लिखें, तब भी बन पाओगे। क्योंकि मेंस में कॉपी उसी की शानदार होगी। शार्पनेस आती है, जो अच्छा पेंटर आता है वो पेंटिंग करता है। आप कितना नेट पे कितना देखते हो, किसी किसी की प्रैक्टिस कैसी होती है कि वो उधर देख रहे हैं और इधर पेंटिंग बना रहे हैं। कुछ लोग पाँव से पेंटिंग बना, कुछ लोग आँख बंद करके पट्टी लगा देते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। प्रैक्टिस है। तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। ये सारा गेम प्रैक्टिस का है और लिखने की प्रैक्टिस का गेम, इसलिए लिखो। ये आज आपको बिल्कुल एक ब्रह्मास्त्र है, यही है, और कोई गोपनीय चीज़ नहीं है। और कई लोग सोच रहे हैं कि ये आप बोल रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम तो वहाँ लिख लेंगे। नहीं नहीं, ये होगा नहीं, है मैं बता रहा हूँ, लिख नहीं पाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप कतई नहीं लिख सकते। और उसकी क्वालिटी बहुत घटिया होगी, बहुत ही घटिया क्वालिटी होगी। और इतनी घटिया क्वालिटी में लिखोगे तो पकड़ा जाओगे, उसमें पता चल जाएगा कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। जो पेंटिंग करता है और परफेक्ट पेंटिंग करता है और बहुत प्रैक्टिस के साथ करता है, तो उसकी पेंटिंग में वो दिखाई देता है। और जो कभी कभार पेंटिंग करता है तो वो भी दिख जाता है कि इसको आता कुछ नहीं है। गाना गाने वाले में भी जिसका खूब रियाज होता है उसका गाना अलग दिखता है, जो कभी कभार ऐसे ही गा लेता है उसका गाना उतना क्वालिटी नहीं होती। तो लिखाई में भी ऐसा ही है, जब आप पेन उठाते हो तो वो एकदम तीखा हो जाता है अक्षर। जब आप ज़्यादा लिखते हो तो अक्षर बोलते हैं कि कितना लिखा गया है। करोड़ों शब्द आपने लिख रखे हैं तो अलग हैंड राइटिंग होगी, और कुछ हज़ारों शब्द लिखे हैं तो हैंड राइटिंग बिल्कुल अलग होगी। हैंड राइटिंग बता देती है कि इसने कितनी कलम घिसी है। ठीक है, हैंड राइटिंग से पता चल जाता है, मैच्योरिटी पता चलती है, परिपक्वता पता चलती है। और उसी से पता चलता है कि ये कितना मेहनती है और ये कितनी मेहनत करेगा कलेक्टर बन के, जिले को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। हैंड राइटिंग से पता चल जाता है। प्रभावित करती है हैंड राइटिंग, ध्यान रखिए। हैंड राइटिंग अच्छी होना चाहिए, बुरी होना चाहिए ये नहीं है, स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी हो तो बहुत बढ़िया बात है, ज़्यादा नंबर आएंगे। खराब भी होगी तो भी नंबर तो आएंगे ही, क्योंकि आप लिख रहे हो, है ना। 100 का नोट बहुत कड़क होता है तो सामने वाला खुशी खुशी से लेता है। खराब होता है, मेला कुचेला और थोड़ा सा फटा होता है तो लेता तो है, लेकिन कई बार सवाल जवाब करता है, लेकिन कीमत तो उसकी 100 रुपये ही रहती है। ठीक है, इसलिए हैंड राइटिंग का मसला भी ऐसा ही है। सामने वाले के मन की बात है, मन को जीतने वाली बात है। बाकी कीमत तो उसकी वही है, यानी मार्क्स तो लगभग मिल ही जाने। अगर आपने उतना लिख दिया है तो मार्क्स तो मिल ही जाने। इसलिए बहुत ही खराब हैंड राइटिंग वाले आपको बड़े बड़े अधिकारी मिल जाएंगे, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी है। उनके जो कर्मचारी हैं वो देखते होंगे उनको तो बोलते हैं क्या मतलब इतना बड़ा अधिकारी कैसे बन गया। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, बहुत ही गंदी। और अच्छी वाली भी मिलेंगे, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग वाले भी मिलेंगे, सभी तरह के मिलते हैं। इसलिए बनते सभी हैं, इसलिए घबराना, हीन भावना लेके नहीं आना। खराब राइटिंग है, हीन भावना नहीं लाना, सभी बनते हैं, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, थोड़ा दूर निकला है। थोड़ा ठीक लगा आपको एक्सपीरियंस हमारा? ऐसी बात करते नहीं हम,
छोड़ दिया हमने, थोड़ा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ाने लगे। बच्चे भाग रहे थे ना, आज थोड़ी संख्या ठीक दिख रही तो मैं बोलने में आ गया, वो कम हो गए। ले यहाँ ऑफलाइन वाले में कम हो गए आप, उसमें तो देखते हैं यूट्यूब पे, तो आप में कम हो गए। चलिए, तो प्राइमेट्स तो आप कर लीजिएगा। ह्यूमन की खास खास चीज़ें मैंने बता दी। एक लीनिया एस्पेरा पे टिप्पणी लिख लीजिएगा, लीनिया एस्पेरा, जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं, लीनिया एस्पेरा। और एक टिप्पणी लिखिएगा फोरामेन मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम। और बस ये खास ये चीज़ें हैं। तो प्राइमेट्स लगभग ये है। प्राइमेट का पूरा क्लासिफिकेशन जरूर लिख लीजिएगा, होमो सेपियंस सेपियंस तक, होमो सेपियंस सेपियंस तक। अभी हम फॉसिल्स में नहीं जा रहे हैं, वो हिस्ट्री में हम पढ़ा चुके हैं, पुरानी कोई क्लास देख लीजिएगा तो फॉसिल समझ में आ जाएंगे। प्लांट में जल्दी से मैं कुछ बता देता हूँ कि ताकि नेक्स्ट टाइम हम साइंस टेक्नोलॉजी पूरा कर सकें। तो प्लांट किंगडम अपने आप में एक पूरा अलग है। जनरली हम प्लांट्स में जब पढ़ते हैं तो मोनेरा से शुरू करते हैं, बैक्टीरिया से, साइनोबैक्टीरिया से, क्योंकि उनमें सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल भी होती है, और प्लांट में भी सेल वॉल होती है। माइकोप्लाज्मा, एक टिप्पणी माइकोप्लाज्मा पे लिखिए, माइकोप्लाज्मा। एक टिप्पणी एक्टिनोमाइसिटीज़ पे लिखिएगा, एक्टिनोमाइसिटीज़। बहुत सारी मेडिसिन में माइसिन लिखा रहता है। माइसिन का मतलब वो फंगाई से बनी हुई है, फंगस से बनी हुई मेडिसिन में माइसिन लिखा रहता है। माइकोटा, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी। माइसिलियम, MPPSC ने पूछा था माइसिलियम क्या होता है। माइसिलियम फिलामेंट, फंगल फिलामेंट को माइसिलियम कहते हैं। एक फिलामेंट को माइसिलियम, माइसिलिया मीन्स प्लूरल हो जाएगा, बहुत सारे फिलामेंट्स। सो माइकोलॉजी। अभी म्यूकर माइकोसिस आया था ना, म्यूकर माइकोसिस फंगल डिजीज जो आंखों में पहुंच जाती थी और जिसके इंजेक्शन जो है वो बहुत महंगे मिल रहे थे और ब्लैक मार्केट हो रहा था, और वो सारा जो झंझट कोविड के टाइम जो था, तो फंगस वाला म्यूकर माइकोसिस, तो वो फंगस भी प्लांट में लेते हैं क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है, बट वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो पैरासिटिक प्लांट है वो, एक तरह से पैरासिटिक भी नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे होलोजोइक प्लांट। एनिमल की तरह न्यूट्रिशन होता है उनका, फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो वो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, है ना, वो अपना फूड दूसरों से लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। प्लांट्स जितने भी होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, बैक्टीरिया, देन फंगाई, उसके बाद आएंगे एल्गी। बहुत ही छोटे जो पौधे होते हैं वो है एल्गी। एल्गी जो पौधा है वो फिलामेंट्स होते हैं उसके भी, आप देखोगे कि बहुत सारे एल्गी तो ज़ूप्लैंक्टन की तरह हैं। यूनिसेल्यूलर एल्गी भी हैं, वॉलवॉक्स, ओडोगोनियम, यूनिसेल्यूलर एल्गी। मल्टीसेल्यूलर एल्गी तो बहुत बड़े बड़े झाड़ भी हैं, पेड़ की तरह होते हैं समुद्र में, उनकी वजह से जहाज भी उलझ जाते हैं, इतने बड़े भी होते हैं। तो एल्गी कई तरह के हैं, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, है ना। तो एल्गी पढ़िएगा थोड़ा सा। फिर एल्गी के बाद आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो हैं वो प्लांट एम्फीबियंस हैं। पहली बार एल्गी पानी में मिलती हैं, ज़मीन पे एल्गी बहुत कम होती हैं, पानी में होती हैं। लेकिन एम्फीबियंस जो प्लांट एम्फीबियंस ब्रायोफाइटा जो हैं वो ज़मीन पे आते हैं। प्लांट एम्फीबियन ब्रायोफाइटा, रिक्शा, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, पोलिट्राइकम, स्पेगनम, ये सब जो हैं, ये एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ ये हैं ब्रायोफाइटा के। पुराना लेक्चर हमारा प्लांट किंगडम का देख लीजिएगा, तो उसमें आपको और डिटेल में मैंने बताया हुआ है, उसके बारे में मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो हैं वो अधिकांश फॉसिल्स हो गए हैं, फॉसिल प्लांट्स हैं, जिनमें पहली बार ट्रेकियल सिस्टम डेवलप हुआ था, यानी कि जाइलम फ्लोएम जैसा सिस्टम डेवलप हो रहा था। वेस्कुलर प्लांट्स, है ना, तो वहाँ तक हम ब्रायोफाइटा तक बोलते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, लेकिन अब वेस्कुलर प्लांट्स शुरू हो रहे हैं। तो खास करके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है वेस्कुलर प्लांट्स में, जिसमें वाटर एब्जॉर्प्शन भी है और ऊपर तक ट्रांसपोर्टेशन भी है वाटर का।
पानी मिनरल्स ऊपर तक ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स तो आप ये मध्य प्रदेश के लिए, एमपीपीएससी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, गुगरी गुगवा नेशनल पार्क है ना, कहाँ पर, कौन सा, मंडला में है ना, तो वो जो गुगवा में है फॉसिल, वो फॉसिल टेरिडोफाइट्स सबसे ज़्यादा है। टेरिडोफाइट्स, लाइकोपोडियम, राइनिया, इन्हीं के सबसे ज़्यादा फॉसिल्स हैं टेरिडोफाइट्स के। तो टेरिडोफाइट्स वो हैं जिसमें सिलेजिनेला, कुछ जीवित भी टेरिडोफाइट्स हैं लेकिन अधिकांश जो हैं वो विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, उनके फॉसिल्स वहाँ मिलते हैं। इसलिए ये उस ज़माने की बात है, डायनासोर से पुरानी। बाद में आया था डायनासोर वाले, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है नेकेड सीड्स, जिनके सीड्स नेकेड हैं। तो वो सीड्स जिनको कवर नहीं किया गया, जिनके ऊपर कवर नहीं है, वो जिम्नोस्पर्म। तो पाइनस, चीड़, पाइनस चीड़ का पेड़, साइकेट्स, केजुराइना, ये सब ऐसे हैं जिनमें कोन्स होते हैं। उनके सीड्स किस में होते हैं? कोन्स के रूप में होते हैं, मेल कोन, फीमेल कोन, कोन्स होते हैं। हिमालय पे ज़्यादा करके पाइनस के पेड़ आपको, जब मसूरी लवासना जाओगे आप अपनी ट्रेनिंग के लिए, तब आपको रास्ते में देहरादून से ऊपर जब 25 किलोमीटर चढ़ते हैं तो 10-12 किलोमीटर के बाद पाइनस मिलना शुरू होगा, ठीक है। देवदारू सुना होगा आपने, देवदार, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म में, ठीक है ना। इसके बाद जिन प्लांट्स को हम देखते हैं, हमारे यहाँ बाहर जितने भी प्लांट्स दिखते हैं वो सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स। नीचे जाकर के जितना आप प्लांट्स देखते हो, जितने पौधे पेड़ आपको सारे दिखाई पड़ते हैं, 99.9% वो सब के सब क्या है? एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स। और उसकी विशेषता है कवर्ड सीड्स। कवर्ड सीड्स, फ्लावर जरूर बनेगा, और फ्लावर बनेगा तो फ्रूट बनेगा। फ्रूट क्या है? कवर है, उस सीड का कवर है। तो सीड को सुरक्षित रखने के लिए फ्लावर होता है और बीच में फ्लैश होता है, मीजोकार्प। वो अपने बच्चे के लिए होता है। जैसे गाय के बछड़े का दूध जो है हम पी जाते हैं, गाय का जो दूध तैयार होता है वो उसके बच्चे के लिए होता है। तो बच्चे को तो हम साइड में करते हैं, दूध निकाल करके हम पी जाते हैं, होता है ना। ऐसे ही फल खा जाते हैं हम काट के, वो उसके बच्चे के लिए है, उस सीड के लिए। वो सीड के चारों तरफ जो खाने वाली चीज़ हम खाते हैं ना, वो ये है कि जब पक जाएगा ना, पूरा जब पक जाएगा तो ऊपर से नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो पत्तियां ऑलरेडी जड़ चुकी हैं और बहुत सारा नीचे मिट्टी भी है। तो उसमें जब वो गिरेगा तो वो बीज जब उगेगा तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, खाद की ज़रूरत पड़ेगी, खाने नाइट्रोजन की कमी होगी। तो वो जो पदार्थ हम खाते हैं वो उसके काम आएगा, उसको बड़ा होने में। तब वो, इसलिए आम अगर गिर जाता है तो नीचे एक पौधा बन जाता है, कई बार गुठली भी बन जाती है, ठीक है। तो कुपोषित माँ भी तो बच्चे बड़े करती है तो वैसा ही है, तो वैसे ही बच्चे बड़े होने जैसा है। तो मुझे लगता है कि आपको प्लांट जो है, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग दो पार्ट में, डाइकॉट और मोनोकॉट में पढ़िएगा, डिफरेंस लिखिएगा। डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है, डाइकोटिलिडॉन और मोनोकोटिलिडॉन्स। जितनी दालें हैं, प्रोटीन्स, पल्सेस, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, इसीलिए उसका नाम है दाल। दाल का मतलब होता है दला गया, दलने से दाल बना है, दलित, वो दलित है, दला जा चुका है, जिसको दल दिया गया है। दल दिया गया मतलब दो दल हैं उसमें, ठीक है, द्विदलीय और एक दलीय। तो यहाँ वो पार्टी नहीं है, पार्टी वाला दल नहीं है, पार्ट। तो दाल के दो टुकड़े, चने को तोड़ते हैं तो दो चने की दाल बन जाती है, दो, एक से दो बन जाते हैं, तो द्विबीजपत्री, इसलिए उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री, डाइकॉट। तो जिसको भी तोड़ करके दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, मूंगफली को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं डाइकॉट। लेकिन मेज़ को, मक्का को आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, वो फूट जाएगा तो एक छोटा हो जाएगा,
एक बहुत बड़ा हो जाएगा, एग्जैक्ट 2 टुकड़े नहीं होंगे, तो वो है एक बीजपत्री मोनोकॉट। आ गया समझ में? तो दालें जो हैं हमेशा द्विबीजपत्री। तो कभी कभी ये सवाल ऐसे ही आ जाते हैं सरल वाले, ठीक है, तो इनका उत्तर देना भी आपको आना चाहिए। इसलिए अधिकांश जो है खरीफ की फसल होती है ना, खरीफ की फसल होती है, रबी में मोनोकॉट ज़्यादा होता है और डाइकॉट खरीफ में ज़्यादा होता है। तो कभी कभी इस प्रकार से सवाल आ जाए तो आप उसको संभाल सकें, ठीक है। उसके अलावा भी और 8-10 तरह के डिफरेंस हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में। जड़ों में अंतर है, स्टेम में अंतर है, फ्रूट में अंतर है, सब तरह का, वो आप जा कर के देखिए। तो उसके डायग्राम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान होना, सामान्य समझ विकसित करनी है। तो ये है फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके अलावा चूंकि वेस्कुलर प्लांट्स है तो जाइलम फ्लोएम, रोल ऑफ जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम का काम है पानी को ऊपर ले जाना और फ्लोएम का काम है फूड प्रोडक्ट्स को पूरी बॉडी में सप्लाई करना प्लांट के। तो रोल ऑफ जाइलम फ्लोएम जरूर पढ़िएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जरूर पढ़िएगा, स्टेमन क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, पेटल्स किसको कहते हैं, सेपल्स किसको कहते हैं, कैलिक्स, करोला उसी का कंबाइंड नाम है। तो फ्लावर फार्मूला क्या होता है ये देखिए। इसके अलावा एक लिस्ट बनाई है, मैं आपको 10 होमवर्क देता हूँ लिस्ट के, 10 तरह की लिस्ट बनाई है। पहली लिस्ट ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स तेल देने वाले बीज। तो जितने भी तेल देने वाली, तिलहन जिसको कहते हैं, ऑयल सीड्स। दूसरे नंबर पे लिखिए ग्रेन्स, अनाज, अनाज वाले फसलें, खाने पीने का जो हमारा अनाज है उसमें दोनों तरह का, मोटा अनाज छोटा अनाज दोनों, ठीक है, मिलेट्स वगैरह सब, उनकी लिस्ट बनाई है। गेहूँ चावल और मक्का से लेकर के ज्वार और नीचे जौ और जई और तमाम वो जो कोदो कुटकी तक, बिल्कुल सारा जितना हो सकता है मिलेट्स की लिस्ट। मिलेट ईयर है ये, तो मिलेट डिकेड भी बना रहे हैं तो क्वेश्चन मिलेट्स पे भी आएंगे। एक ये लिस्ट बनाई है। तीसरे नंबर पर फाइबर प्रोड्यूसिंग, फाइबर गिविंग प्लांट्स, रेशे देने वाले पौधे, रेशे देने वाले पौधे, इसकी लिस्ट बनाई है। साथ में इनके बॉटनिकल नेम भी लिखे, बॉटनिकल नेम भी 10-10 पौधे सब में लिखेगा हर लिस्ट में, तो 100 पौधे तैयार हो जाएंगे। टिम्बर प्रोड्यूसिंग, टिम्बर गिविंग, इमारती लकड़ी, जिस लकड़ी को हम फर्नीचर बनाने में, मकान बनाने में उपयोग में लाते हैं वो टिम्बर बोलते हैं उसको, ऐसी लकड़ी टिम्बर कहलाती। तो टिम्बर देने वाले पौधे 10 हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के जंगलों में बहुत हैं, साल, सागौन, शीशम, ठीक है, ऐसे 10 पौधे। तो क्या क्या हो गया? दाल, दाल हुई, हाँ दाल हो गया, अनाज हो गया, तेल हो गया, फाइबर हो गया, उसमें कपास से लेके वो सारा आता है, टिम्बर हो गया, 5 हो गई। हाँ, छठा वाला लिखिए मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, जितनी मेडिसिन देने वाले प्लांट्स हैं। इथनोबॉटनी, खास करके ट्राइबल लोग जिस मेडिसिन को यूज करते हैं जिन प्लांट्स की, उस स्टडी को बोलते हैं इथनोबॉटनी। तो मेडिसिन देने वाले प्लांट। नेक्स्ट लिखो बेवरेजेस, बेवरेजेस पेय पदार्थ, ड्रिंक, चाय, कॉफी, ये सब, कोको, ड्रिंक देने वाले, ठीक है। और साइकोट्रोपिक ड्रग्स, अफीम, मारिजुआना, गांजा वगैरह, भांग, इस टाइप के नशा देने वाले। और फिर लिखिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सुंदरता बढ़ाने वाले, बगीचों में सुंदरता बढ़ाने वाले पौधे, जो बहुत सुंदर पौधे हैं। और जो लास्ट वाला लिखे, हो गई 10, 9, 8 हुए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बाद में फिर आप लिखिए इन्वेजिव स्पीशीज वाले प्लांट,
जो आक्रमण करने वाले पौधे हैं, विदेशी पौधे हैं जिन्होंने भारत में तबाही मचाई हुई है और हमारे जंगलों को और हमारी बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रहे हैं, ऐसे पौधे। फॉरेन इन्वेजिव स्पीशीज, खास करके इन्वेजिव स्पीशीज लिख दोगे तो आ जाएगा। और एक्सेप्शनल प्लांट में लिख लीजिएगा लास्ट में, जिसमें पैरासाइट वाले प्लांट भी हैं, पैरासिटिक प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट, पीचर प्लांट और वो सब हैं, ड्रोसेरा और वो सब, ऐसी लिस्ट बनाई है। तो ये हो गई बॉटनी है आपका, पूरा जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी पूरा इसमें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक इन बॉटनी या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। खास करके ये केवल बायोडाइवर्सिटी नहीं है, प्लांट बायोडाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि ये उनके यूजेस भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है। तो और उनमें जो लास्ट में एक्सेप्शनल लिखा उसमें वो भी ले लेना, बायोडीजल देने वाले प्लांट है ना, उसी में बायोडीजल वाले भी आ जाएंगे और भी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रेंज हो जाएगी, 100 पौधे के नाम याद हो जाएंगे, बॉटनिकल नेम याद हो जाएगा, उनका यूज़ याद हो जाएगा, फिर तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, फिर तो क्वेश्चन आ ही जाएगा उसमें से। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे, जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा, देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की